Good day friends, my name is Saurabh Kulkarni. I hope you have seen my previous lecture on gravitation. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये वीडियो देखने से पहले ग्रेविटेशन पार्ट फर्स्ट पर जो मैंने वीडियो अपलोड किया है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स मेड इजी विद सौरभ कुलकर्णी, तो इस चैनल पर जाके आप ज़रूर देख सकते हो उसे। ओके, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था ग्रेविटेशन पार्ट फर्स्ट पर, ओके, तो ये अपलोड करने के बाद बहुत सारे फीडबैक्स मुझे लेक्चर के मिले। ओके, तो उसमें से कुछ फीडबैक ऐसे थे कि कुछ स्टूडेंट को वो वीडियो बहुत फास्ट हुआ ऐसा नज़र आ रहा था। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा है तो एट द टाइम आप यूट्यूब पर जब वीडियो देखते हो तो एट द टाइम आपके पास एक सेटिंग में ऑप्शन होता है प्लेबैक स्पीड, तो उस प्लेबैक स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो जो भी वीडियो आपका रन टाइम में चल रहा है उससे स्पीड कम करना या फिर ज़्यादा करना यह आपके हाथ में होता है, तो आप सेटिंग में जाकर उसे चेंज कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपका स्पीड का जो प्रॉब्लम है वो निकल जाएगा। और भी मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट वीडियो देखते वक्त लिखने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली ये लेक्चर फास्ट हो रहा है ऐसा उनको फील होगा। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है फिजिक्स मेड इजी, ओके, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल्स, तो वो टेलीग्राम का चैनल आप मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो, जिस चैनल पर मैं जो भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ उन सभी वीडियोज़ के वहाँ पर मैं आपको PDF फाइल भेजने वाला हूँ। तो उन PDF को देखकर आप इजीली लिख सकते हो जो भी मैं वीडियोज़ में आपको शॉर्ट पॉइंट लिख कर दे रहा हूँ स्लाइड्स पर, तो ये सभी स्लाइड्स के पॉइंट आप इजीली लिख सकते हो अगर आप वो PDF देखते हो तो। ठीक है, तो एक ही काम करना है, आज से जो वीडियो देखोगे आप तो वो देखते वक्त सिर्फ आपको सुनना है, समझना है। ओके, एट द टाइम आपको लिखने की कोशिश नहीं करना है, वरना आपको ये स्पीड ज़्यादा स्पीड से हो रहा है ऐसा, ये लेक्चर ज़्यादा स्पीड से हो रहा है ऐसा फील हो सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। जैसे आपको पता होगा प्रीवियस लेक्चर में 3 बिट्स हमने कवर किए थे, ग्रेविटेशन, इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रेविटेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सर्कुलर मोशन, केपलर्स लॉज। ओके, तो इस केपलर्स लॉज में भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, तो आज हम फिर से इस वीडियो में केपलर्स लॉ को डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, और नेक्स्ट बिट भी हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये बीट होने के बाद नियर बाय हाफ चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो लास्ट लेक्चर जैसे आपको पता होगा ग्रेविटेशन से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था। जैसे आपको पता होगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स का डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ तक बताया था। इसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको कल एक्सप्लेन किए थे, किसी को याद आ रहा हो तो रिकॉल करो। पहला प्रॉपर्टी था ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट मैग्नीट्यूड फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेस। ओके, तो ग्रेविटेशन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो वैल्यू होता है, ये दूसरे फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। तो ये था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेविटेशन फोर्स का। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था, ग्रेविटेशन फोर्स लार्ज डिस्टेंस पर इफेक्टिव होता है, इस कारण जो रेंज होता है ग्रेविटेशन फोर्स का ये इन्फानाइट होता है। सो रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्फानाइट, सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हमेशा दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करने वाली है, कभी भी रिपल्शन नहीं करने वाली है। दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। आई होप इस बीट में किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हम जाते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जैसे आपको बताया था मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सर्कुलर मोशन, तो जैसे इस एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है एक रस्सी के साथ हम एक बॉल को टाई किया है और उसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। तो ये सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन हम क्या बता सकते हैं, द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट जब कभी भी करता है तो एट दैट टाइम मोशन का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होता है, ये स्पेशलिटी होता है सर्कुलर मोशन का। ओके, इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट बिट बताया था अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको याद होगा कि जब हम सर्कुलर मोशन करवाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो एट दैट टाइम उसके ऊपर एक रिसेंशियल फोर्स ज़रूरी होता है, ओके, जो सेंटर की ओर डायरेक्टेड होता है। ऐसे फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, तो ये फोर्स जब तक एक्ट होता है ऑब्जेक्ट पर तब तक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, और जैसे ही ये एक्ट होना बंद हुआ तो एट दैट टाइम ये सर्कुलर मोशन करना स्टॉप कर देता है। तो
इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स विच डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस, क्योंकि देखो आप ये फोर्स अलोंग द रेडियस डायरेक्टेड है, रेडियस के लाइन में डायरेक्टेड है, इस कारण इसे अलोंग द रेडियस कहा जाता है। और किस ओर इसका डायरेक्शन है, सेंटर की ओर, तो इस कारण इस फोर्स को हम डिफाइन करते हैं द फोर्स विच डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। तो ये बिट मैंने यहाँ पर क्यों बताया वो समझ लो, इसका आप ग्रेविटेशन के साथ क्या रिलेशन है वो हमें देखना है। जैसे आपको पता होगा कि ये बॉल ये हैंड के अराउंड मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो लाइक दैट आपको पता होगा सन के अराउंड भी प्लैनेट्स मूव करते हैं, कौन से ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में। ओके, पता है आप सभी को ये चीज़, कोई भी प्लैनेट हो वो अराउंड द सन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। तो प्लैनेट का जो मोशन होता है अराउंड द सन, तो वो सर्कुलर मोशन होता है। तो डेफिनेटली प्लैनेट पर भी कौन सा फोर्स एक्ट होना ज़रूरी है, बताओ मुझे। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करना चाहता है तो उसके ऊपर अलोंग द सेंटर डायरेक्टेड फोर्स एक्ट होना ज़रूरी होता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो अगर प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो एट दैट टाइम इन प्लैनेट पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो सर्कुलर मोशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम किसका होगा, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। अर्थ और सन के बीच में आपको पता होगा, या फिर अर्थ और प्लैनेट सन और प्लैनेट के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ओके, वो प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ। ओके, so this is the concept related to the centripetal force. Whenever planet revolve around the sun, at that time necessary centripetal force is provided by the gravitational force of attraction between sun and that planet. Okay, तो ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया आपको। तो अब हम नेक्स्ट बिट की ओर, केपलर्स लॉ। जैसे पता होगा साइंटिस्ट केपलर ने जो लॉज बताए हमें, ये लॉज न्यूटन साइंटिस्ट ने बताने से पहले बताए थे। इस कारण उस ज़माने में आपको पता होगा कोई भी टेलीस्कोप या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे हम ऑब्जर्व कर सके कि जो भी हमारे प्लैनेट्स है वो कहाँ पर है, कैसे मूव कर रहे हैं। तो ये जस्ट एक प्रिडिक्शन साइंटिस्ट केपलर ने बताया था, ओके, कि प्लैनेट का मोशन कैसा होगा, उससे रिलेटेड उसने एक जस्ट ऑब्जर्वेशनली 3 लॉज हमें बताए थे। ओके, तो ये डेफिनेटली इसमें कुछ पार्ट सही भी होगा और कुछ पार्ट गलत भी होगा। ओके, तो ये सिर्फ लॉज है जो हमें केपलर्स ने बताए, जिनको हमें अब स्टडी करना है इस बीट के अंदर। ठीक है, तो साइंटिस्ट केपलर ने प्लैनेट के मोशन को ऑब्जर्व किया और उसने 3 लॉज हमें बताए रिलेटेड टू द प्लैनेटरी मोशन, जिन्हें कहा जाता है केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ एंड केपलर थर्ड लॉ। तो स्टार्ट करते हैं हम केपलर साइंटिस्ट के केपलर का फर्स्ट लॉ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, ये सब ओपिनियन किसका है, केपलर का है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, या फिर ये सही होगा या गलत होगा, ये अलग बात। ये साइंटिस्ट केपलर ने बताया हुआ लॉ है हमें, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो केपलर साइंटिस्ट ने हमें बताया कि प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये जो शेप नज़र आ रहा है आपको, ओके, इसे इलिप्स कहा जाता है। ओके, तो प्लैनेट्स ऐसे टाइप के ऑर्बिट में मूव करते हैं, किसके अराउंड, सन के अराउंड। ओके, सो प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट where sun is situated at one of the foci of that elliptical orbit। तो कोई भी इलिप्स हो, ऐसा ये शेप को इलिप्स कहा जाता है, और इस इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, F1 एंड F2। उनका लोकेशन कुछ ऐसा होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ओके, तो ये फर्स्ट फोकस है और ये सेकंड फोकस है। तो केपलर साइंटिस्ट का क्या कहना है कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड कैसे मूव करता है, इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। और सन कहाँ पर सिचुएटेड होता है, उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के कोई भी एक फोकस पर। मतलब सन आइदर F1 पर हो सकता है या फिर F2 पर हो सकता है। ओके, तो ऐसा ये लॉ है केपलर का फर्स्ट लॉ, जो हमें ऑर्बिट के बारे में बताता है प्लैनेट के। इस कारण इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है। तो क्या रहेगा इसका स्टेटमेंट, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ दैट इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये रहेगा केपलर का फर्स्ट लॉ। ओके, आई होप इसमें कुछ किसी को प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब जाते हैं लॉ के ऊपर केपलर्स का, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम आया था फर्स्ट वीडियो में जब मैंने ये लॉ एक्सप्लेन किया था तब। तो हम इसे दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अब प्लैनेट जब मूव करता है अराउंड द सन, ठीक है, तो आप इमेजिन करो, मैंने पिछले
वीडियो में आपको क्या, पिछले स्लाइड पर मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, जब प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो एट दैट टाइम सन एक तो F1 पर हो सकता है या फिर F2 पर। तो हम इमेजिन करते हैं सन इस फोकस पर है, ठीक है, ये लोकेशन पर सन है, ओके, और प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये ऐसे मूव होने वाला है प्लैनेट, ठीक है। तो आप प्लैनेट मूव करते वक्त सब तरफ इस इलिप्टिकल ऑर्बिट से इस सन का डिस्टेंस सेम है क्या? ये जो प्लैनेट का मोशन है, आपको ये रिंग पार्ट जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर प्लैनेट ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। तो इस ऑर्बिट से सन का जो डिस्टेंस है वो सब तरफ सेम है क्या? नहीं है। जैसे आपको पता होगा इस पॉइंट पर डिस्टेंस सबसे कम है सन और उस प्लैनेट में। तो वही अगर ये घूमते घूमते प्लैनेट अगर कुछ ऐसे जगह पर चले जाए यहाँ पर, ओके, तो यहाँ से अगर आप देखो तो सन का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है, जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ओके, तो एट दैट टाइम प्लैनेट का डिस्टेंस कम या ज़्यादा होता है सन से, और डिस्टेंस कम या ज़्यादा होने से ग्रेविटेशन फोर्स जो रहता है वो कम या ज़्यादा होता है। मतलब इस प्लैनेट को खींचने वाला जो फोर्स है जो सन एक्सर्ट कर रहा है वो कम या ज़्यादा होता है, ओके। अगर प्लैनेट नज़दीक आ जाता है तो उसे वो ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, और प्लैनेट अगर दूर चला जाता है तो इसे वो कम फोर्स से खींचेगा। इस कारण प्लैनेट कैसे घूमता है पता है आपको, अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ऐसा कहना था केपलर्स का कि प्लैनेट जब दूर जाते हैं तो एट द टाइम वो बहुत कम स्पीड से मूव करते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कम स्पीड से मूव करता है क्योंकि इसको खींचने वाला फोर्स अब कम है। और जैसे प्लैनेट नज़दीक आने लगता है वैसे उसका स्पीड बहुत ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और फिर से दूर जाने के बाद उसका स्पीड कम हो जाता है। मतलब दूर जाने के बाद वो जो ये रिंग पार्ट जो रहेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट का, तो ये कम कवर करेगा, और नज़दीक आने के बाद ये स्पीड ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा कवर करेगा। तो ऐसे वेरिएबल स्पीड से प्लैनेट रिवॉल्व करता है जब वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो इस कारण ये जो इलिप्स का रिंग पार्ट आपको नज़र आ रहा है, तो ये ज़्यादा कवर होगा अगर प्लैनेट नज़दीक आता है तो, और बहुत कम कवर होगा अगर वो दूर जाता है तो, ठीक है। तो यही आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में। तो हम इस पॉइंट को O नाम देते हैं, सन जहाँ पर है वहाँ पर। तो ये जो एरिया नज़र आ रहा है आपको AOB, अगर ये कवर होता है पर्टिकुलर, आप इमेजिन करो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि 1 सेकंड में प्लैनेट A to B गया, ठीक है। डेफिनेटली उससे ज़्यादा समय लगता है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि A to B जाने के लिए प्लैनेट को इलिप्टिकल ऑर्बिट में 1 सेकंड लग रहा है, ओके, और उतना ही 1 सेकंड उसे लग रहा है C to D जाने में, ठीक है। नो डाउट C to D के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम है और A to B के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, ओके। तो अगर इक्वल टाइम में प्लैनेट अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई एरिया कवर करता है, ओके, कोई डिस्टेंस अगर कवर करता है, तो डेफिनेटली ये जो एरिया रहेगा सेंटर के साथ सबस्टेंड होने वाला, तो ये हमेशा इक्वल रहेगा। मतलब एरिया AOB डेफिनेटली इक्वल रहेगा। ये जो शेडेड पोर्शन नज़र आ रहा है आपको फर्स्ट पार्ट का, ये इक्वल रहेगा एरिया किसके साथ, एरिया COD के साथ। समझ में आ रहा है? यहाँ के पॉइंट को हम O नाम दे रहे हैं। तो एरिया AOB इज इक्वल टू एरिया COD रहेगा। मतलब प्लैनेट क्या कर रहा है, इक्वल एरिया कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं केपलर सेकंड लॉ को, प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। सो दिस इज कॉल्ड द केपलर्स सेकंड लॉ। नाउ लेट अस सी केपलर थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है हमें, देखो अब, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ओके। मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, प्लैनेट अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो उसे फिर से वहीं पर आने के लिए जो समय लगता है, ओके, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने को, तो उस समय को हम टाइम पीरियड कहते हैं और इसे हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अब जो प्लैनेट के और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इलिप्टिकल ऑर्बिट में कम या ज़्यादा होते रहता है। तो उसका अगर हम एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, सभी डिस्टेंस को अगर हम ऐड करके नंबर ऑफ डिस्टेंस से अगर डिवाइड करते हैं, जैसे आप हम एवरेज निकालते हैं वैसे एवरेज निकालना है, तो एट दैट टाइम ये एवरेज किसके साथ इक्वल आएगा, R के साथ, ठीक है। तो इस R को दो नाम से डिनोट किया जाता है, एक तो सेमी मेजर एक्सिस कहो या फिर एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन कहो, दोनों भी नाम इसे चलते हैं। तो इसे हम R से डिनोट कर रहे हैं। R इज नॉट अ रेडियस, ओके, हमेशा याद रखो R यहाँ पर रेडियस नहीं है, ये एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड प्लैनेट का। तो केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है हमें, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन T स्क्वायर, ओके, T मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो सिंबल इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है, ओके। तो स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस और एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, ओके। तो बस इतना ये केपलर्स का थर्ड लॉ, ओके। मतलब स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो दिस इज कॉल्ड द केपलर थर्ड लॉ।
और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दिया हम, तो इसे हमें k से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फाइनली इसका आंसर आएगा t² इज इक्वल टू k इंटू r3, और वो r3 अगर नीचे चला जाए तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा t² डिवाइडेड बाई r3 इज इक्वल टू k, और इस k को कांस्टेंट कहा जाता है प्रोपोर्शनलिटी का, जो हम इस इक्वेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम फिर से डिफाइन करते हैं, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ओके, is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun, okay। तो स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लानट फ्रॉम द सन, ओके। सो दिस इज कॉल्ड द केपलर्स लॉ। तो यहाँ तक हम लास्ट लेक्चर देखा था, ओके। और इसके ऊपर मैंने आपको कल टास्क भी दिया था। अगर आपको लास्ट लेक्चर समझ में आ गया तो ये टास्क आपने ज़रूर किया होगा। इस टास्क में मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे। पहला क्वेश्चन था डिफाइन सर्कुलर मोशन, तो पता ही आपको इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सेकंड क्वेश्चन था गिव द एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको पता होगा ग्रेविटेशन फोर्स की 2 कैरेक्टरिस्टिक हम कोई भी बता सकते हैं। जैसे आपको पता होगा ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट मैग्नीट्यूड फोर्स, रेंज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज इनफाइनाइट, तो कोई भी 2 बता सकते हो आप। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब द फोर्स विच डायरेक्टेड अलॉन्ग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज द केपलर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसके बाद केपलर्स लॉ को डिफाइन करना है, जो अभी डिफाइन किए थे। तो सभी स्टेटमेंट इसमें लिखना है, और सेकंड वाला जो लॉ है केपलर का, उसमें डायग्राम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको मार्क मिलेगा। 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है, याद रखना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक जो पार्ट पढ़ाया उसमें से। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर जाते हैं हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जो हमें साइंटिस्ट न्यूटन ने बताया, ठीक है। न्यूटन ने इसके पहले आपने देखा होगा 9th स्टैंडर्ड में 3 लॉज हमने स्टडी किए थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एंड दिस लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूटन्स फोर्थ लॉ, ठीक है। तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड हमें लॉ साइंटिस्ट न्यूटन ने बताया। आपको पता होगा ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ये फोर्स कैसे निकालना है, इसका वैल्यू कैसे मिलेगा हमें, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर ये हमें चाहिए तो हमें फिर कौन सा लॉ को स्टडी करना पड़ता है, न्यूटन्स लॉ को। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है हमें, देखो अब, एवरी प्लैनेट, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, ओके, विथ अ फोर्स। इस यूनिवर्स का कोई भी एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है इस यूनिवर्स के कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से, और ये फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाला है उन दोनों भी ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के साथ, समझ में आ रहा है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, ओके। फिर से एक बार समझ लो, जैसे ये m1 मास रहने वाला है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स का, और m2 मास रहने वाला है कोई भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स का, तो इस यूनिवर्स का कोई भी एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है इस यूनिवर्स के कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट को, ओके, विथ अ फोर्स, एक फोर्स से, जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ मुझे, d। आपको अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बीच में फ़र्क पता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक क्वांटिटी अगर बढ़ता है तो उसके हिसाब से अगर दूसरा क्वांटिटी बढ़ता है तो उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, और एक क्वांटिटी अगर बढ़ जाता है और उसी वजह से अगर दूसरा क्वांटिटी कम हो जाता है तो उसे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, समझ में आ रहा है, ओके। तो हम इसका स्टेटमेंट बता सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ definite force, and this force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स रहेगा ग्रेविटेशनल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के साथ, इस कारण इसे न्यूमरेटर में लिखा है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ, ओके। उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसके स्क्वायर के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इस कारण इसे हमने ऐसे लिखा है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो आपको तो पता ही होगा जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो इसे निकालने के लिए हमें कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये कांस्टेंट हमें ग्रेविटेशन में मिल रहा है, इस कारण इसे हम डिनोट करने वाले कैपिटल जी से, ओके। सो दिस कैपिटल जी इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ओके, एंड दिस कैपिटल जी इज कॉल्ड एज
universal gravitational constant, and the value of capital G is given as 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. So this is the value of universal gravitational constant. इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूनिवर्स में आप कहीं पर भी जाओ इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा. आप सन पर जाओ, मून पर जाओ, मार्स, कहीं पर भी जाओ यूनिवर्स में, हर समय हर जगह पर इसका वैल्यू कैपिटल जी का यही रहेगा और वो वैल्यू रहेगा 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ओके, और इसका सीजीएस में भी वैल्यू आता है, सिर्फ एक चेंज आएगा, 10 रेज टू माइनस 11 की जगह -8 आता है. जस्ट यूनिट का कन्वर्जन करना है, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, केजी स्क्वायर को ग्राम स्क्वायर में. तो हमें इसका सीजीएस में वैल्यू मिल जाएगा 6.67 इंटू 10 रेज टू -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. तो ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है एग्जाम में तो 3 मार्क्स के लिए आता है. तो आपको विद डेरिवेशन, मतलब ये जो 2 लाइन का डेरिवेशन ये करके आपको फाइनल आंसर देना पड़ता है. तो 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है. ओके, तो एक बार फिर से हम इसके स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं. एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, so this is called the universal gravitational law. अगर वो लॉ आपको पूछा जाता है तो एट द टाइम आपको यहाँ तक एक्सप्लेन करना पड़ेगा. 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं. तो नेक्स्ट बिट है अब इस टॉपिक का डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है कैपिटल जी, उसे हमें अब डिफाइन करना है. तो इसका डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं है, याद रखना. इसके डिफाइन करने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ता है, और वो एग्जांपल क्या है? हमें 2 मासेस लेने पड़ते हैं, अमोनियम 2, और दोनों का मास कितना होना चाहिए? 1 kg 1 kg. और दोनों मासेस को हमें कितने डिस्टेंस से सेपरेट करना है? 1 मीटर से. जब कभी भी आपको डिफाइन करना हो कैपिटल जी को, एट द टाइम आपको ये एग्जाम्पल याद आना चाहिए, तभी आप इसको डिफाइन कर सकते हो. तो अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से जो हमें ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, और इस फॉर्मूले में आप गिवन एग्जांपल के वैल्यूज़ हम पुट करने वाले, जैसे m1 का 1. ओके, और इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? ये डी स्क्वायर नीचे का ऊपर चला जाएगा, f के साथ मल्टीप्लाई होगा, और m1 m2 यहाँ पर जाके डिवाइड होने वाला है. तो हमें कैपिटल जी का फॉर्मूला मिल जाएगा f इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2. तो यहाँ पर देखो डी का वैल्यू कितना है? 1 मीटर, इस कारण यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2 दोनों का भी वैल्यू 1 1 है. ठीक है, तो हमें यहाँ पर g इज इक्वल टू एफ मिल रहा है, वेयर g इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, और इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल आ रहा है? f के साथ. f इज द फोर्स, लेकिन ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. ओके, तो यहाँ पर हम कैपिटल g को डिफाइन कर सकते हैं. कैसे डिफाइन करना है बहुत अच्छे से याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छे से सुनना. ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज nothing but a gravitational force of attraction between two unit masses separated by a distance of 1 meter. Okay, अगर मास 1 kg रहा तो उसे यूनिट मास कहा जाता है. तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दूसरा तीसरा कोई भी नहीं है, ये क्या है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स है. किसके और किसके बीच का? 2 यूनिट मासेस के बीच का. और कब होगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स? जब उन दोनों को हम सेपरेट करने वाले 1 मीटर से. अगर हम 1 kg के ऑब्जेक्ट को सेपरेट करते हैं 1 मीटर से, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होने वाला है. ओके, सो इस मेथड से हम कैपिटल जी का वैल्यू को निकालते हैं. और ये कैपिटल जी के वैल्यू को बताने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ऐसा नाम है उस साइंटिस्ट का, जिन्होंने हमें कैपिटल जी का वैल्यू दिया है. तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज force of gravitation between two unit masses separated by a distance of 1 meter. ओके, बस इतना ही इसका डेफिनेशन है. ओके, तो नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं हम. अब हमें एक तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को. तो फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा, ये सभी जो न्यूमेरिकल रहेगा फर्स्ट टाइप के, ये रहने वाले रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली. इस टॉपिक में अलग अलग सेक्शंस पर न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसे हम टाइप्स में डिवाइड करने वाले.
तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले पर डिपेंड रहने वाला है, जो आपको पता होगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, तो स्टार्ट करते फर्स्ट न्यूमेरिकल को। क्या दिया है क्वेश्चन देखो, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, देयर मासेस आर 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? तो महेंद्र एंड विराट आर द टू पर्सन्स। ओके, तो जो भी गिवन डेटा दिया है यहाँ पर हम कलेक्ट करते हैं, वो दोनों कितने डिस्टेंस पर एक दूसरे से खड़े हैं, 1 मीटर पर। तो इस कारण दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम आइदर डी से या फिर आर से किससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आर से कर रहे हैं, तो आर इज इक्वल टू 1 मीटर जो गिवन दिया था वो लिखा। पहले ऑब्जेक्ट का मास, मतलब कोई भी एक पर्सन का मास दोनों में से कितना है, 75 kg। तो m1 को हम 75 kg लेते हैं। ओके, m1 m2 इंटरचेंज हुआ तो भी चलता है, आंसर वही आता है। और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 80 kg था, तो दो पर्सन्स थे, एक पर्सन का मास 75 kg, दूसरे का 80 kg, और दोनों खड़े एक दूसरे से 1 मीटर पर। एंड जी का वैल्यू तो पता ही होता है, हमें ये लर्न करना है आप सभी को। न्यूमेरिकल में इसका वैल्यू दिया नहीं जाता है, ये आपको लिखना पड़ता है खुद मन से। और इसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, तो देखो अब कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले इन दोनों के बीच ग्रेविटेशन फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर लिया तो भी चलता है, डिस्टेंस सिर्फ डिनोट आप किससे कर रहे हो उसका मतलब नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में अगर यहाँ पर डी स्क्वायर है तो आप आर स्क्वायर भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम डिस्टेंस को आर से डिनोट कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आएगा। पूरा फॉर्मूला वैसे का वैसा ही है जैसा मैंने आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में बताया था। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, m1 का वैल्यू 80, m2 का 75, और आर स्क्वायर मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 था, इस कारण 1 का स्क्वायर। तो अब देखो आगे क्या आएगा, 6.67 इंटू 10⁻11, अब 1 का स्क्वायर नीचे 1 हुआ। अब देखो 80 इंटू 75 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 6000। क्या हम 6000 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 1000। ओके, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। तो 6 इंटू 1000 मतलब 10 का क्या होता है, क्यूब, तो इस कारण उसे 10⁻³ लिखा मैंने। ओके, तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻³। तो ऐसा एक क्वेश्चन आ गया। अब देखो जब कभी भी हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 6.67 के साथ, तो एट द टाइम इसका आंसर आता है 40.02। याद रखना ये फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा पर आपको ये वैल्यू दिया जाता है ऐसे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 40.02। ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, 6.67 का 6 के साथ, और 10⁻11 इंटू 10⁻+3, तो -11 + 3 कितना आने वाला है आंसर, 10⁻8। सो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो अगर हम ये जो पॉइंट है 40 के बाद है, अगर हम इस पॉइंट को पहले लिखते हैं, 4 के बाद अगर लिखते हैं तो आंसर आ जाएगी इसका 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन। ऊपर वाला आंसर लिखा तो भी चलता है, नीचे वाला लिखा तो भी चलता है, एक ही आंसर है दो, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। तो इस वजह से हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि उन दोनों के बीच का फोर्स कितना रहेगा, 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन। ऐसे जो न्यूमेरिकल होते हैं ये स्टडी पर्पस के लिए आते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी इनका कम होता है क्योंकि वैल्यू बहुत बड़े बड़े। ओके, आ भी गया तो आपको इस मेथड से सॉल्व करते आना चाहिए। ओके, ये एग्जाम्पल क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें समझ लो। मतलब इमेजिन करो आप, ये केस आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी फील कर सकते हो। जैसे एक ही बेंच पर दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, अब इमेजिन करो दो मतलब बहुत हट्टे कट्टे स्टूडेंट्स हैं, इस कारण एक का मास 75 है, दूसरे का 80 kg है। ओके, तो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे हैं। ओके, तो उन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स होता है, लेकिन उसका वैल्यू इतना कम होता है कि उन दोनों को वो कभी फील नहीं होगा कि वो दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशन फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों कम होगा, क्योंकि ये जो फोर्स आ रहा है देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4.002 इंटू 10⁻7, तो ये 1 से बहुत ही फोर्स कम है, क्योंकि ये 10⁻7 मतलब ही क्या है, 4 को हम डिवाइड करने वाले 1 मिलियन से। ओके, तो इसका आंसर कुछ ऐसा आने वाला है 0.000 पॉइंट के बाद 6 जीरोज आने वाले और उसके बाद 4 नंबर है। तो इमेजिन करो आप, ये फोर्स 1 न्यूटन से भी कितना कम है। अगर हम हमारा जो 1 रुपये का कॉइन होता है उसे उठाने के लिए हमें 1 ग्राम का जो कॉइन होता है हमारा 10 ग्राम का, उसे उठाने के लिए हमें 100 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो इमेजिन करो ये कितना फोर्स कम होगा। इस कारण ग्रेविटेशन फोर्स होता तो है,
लेकिन उसे वो फील नहीं होता है, ओके, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है हमारे नेचर में। तो इसे फील करने के लिए क्या होना ज़रूरी है, दो मासेज जो है उनका मास बहुत ही ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। जैसे एक अर्थ हो, दूसरा मून हो, तो एट दैट टाइम ग्रेविटेशन फोर्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन दो अगर आप पर्सन लेते हो जिनका मास कुछ इतना कम हो, तो एट दैट टाइम ग्रेविटेशन फोर्स फील नहीं होगा, ओके। वो एक्ट तो होता है लेकिन उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, इस कारण वो फोर्स हमें ऑब्जर्व नहीं होता है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है हमें ये न्यूमेरिकल, ओके। तो सेकंड की ओर जाते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल आने का चांस ज़्यादा होता है एग्जाम में। व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, ओके। तो देखो ग्रेविटेशन फोर्स पर क्या इफेक्ट होने वाला है अगर हम कोई भी एक मास को डबल करते। तो ये पहला केस है इस क्वेश्चन का। और दूसरा केस है द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम डबल कर रहे हैं। पहले अगर डिस्टेंस डी है तो अब हम इसे कितना कर रहे हैं, 2d कर रहे हैं। तो एट दैट टाइम हमें अब ग्रेविटेशन फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा वो निकालना है। तो पहले हम जनरल केस लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट का मास m1 m2, उनके बीच का डिस्टेंस d, तो उनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स F कितना आने वाला है। अब देखो, लेट द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बी m1 m2 separated by distance d, then gravitation force between them is given by F is equal to g m1 m2 upon d square। तो इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं हम। किसी को कुछ दिक्कत अब यहाँ तक, ओके। जस्ट दो मासेस लिए, दोनों के बीच हम डिस्टेंस को स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं और मासेस को m1 m2 से। तो इस कारण उनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर होगा। अब पहले केस की ओर जाते हैं। पहले केस में क्या बता रहे हो, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का मास आपको डबल करना है। आप सेकंड केस में तो मुझे बताओ, अगर हम कोई भी एक मास को डबल करते हैं तो एट दैट टाइम क्या वही ग्रेविटेशन फोर्स F आने वाला है? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब दोनों में से अगर एक का भी वैल्यू चेंज हुआ तो रिजल्टेंट आंसर चेंज होने वाला है। इस कारण ग्रेविटेशन फोर्स अब चेंज होने वाला है और उस ग्रेविटेशन फोर्स को अब हम डिनोट करने वाले F डैश से, ठीक है। और इमेजिन करते हैं हम पहले वाले मास को हम क्या करते हैं, डबल इमेजिन कर देते हैं, ठीक है। तो अब पहला वाला मास हम पहले कंडीशन में m1 से डिनोट कर रहे थे, अब उसे हम m डैश से डिनोट कर रहे हैं। सो m डैश मस्ट भी क्या होगा, फर्स्ट मास के दुगना होगा, ओके। मतलब पहले कंडीशन में m1 था, अब दूसरे कंडीशन में वो कितना आने वाला है, 2m1, ओके। तो इन दिस कंडीशन जो फोर्स होगा उसे हम f डैश से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि मास चेंज होने के साथ ग्रेविटेशन फोर्स भी चेंज होने वाला है। तो न्यू फोर्स जो मिलने वाला है वो f डैश होगा और ये f डैश फोर्स किसके साथ इक्वल होगा, g इंटू एम डैश इंटू m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो g इंटू अब ये m डैश का वैल्यू कितना है, 2m1। गिवन डेटा से उन्होंने बताया था कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, ओके। तो इस कारण एक ऑब्जेक्ट का मास को हम 2 टाइम्स ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रीवियस मास से, ओके। तो ऐसा कुछ आने वाला है। तो क्या हम इस 2 को बाहर निकल सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम लिखने वाले g m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये g m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर मतलब ही क्या है, हमारा प्रीवियस फोर्स है, ओके। तो प्रीवियस फोर्स हमारा जो रहेगा उसका ट्वाइस वैल्यू न्यू फोर्स के साथ इक्वल रहेगा। सो न्यू फोर्स एफ डैश मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ प्रीवियस फोर्स, ओके। सो दिस इज द इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशन फोर्स इफ वी डबल द वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी दोनों में से एक ऑब्जेक्ट को अगर हमने डबल किया तो उन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स भी कितना होने वाला है, दुगना होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट सेक्शन की ओर जाते हैं। उसी क्वेश्चन में हमें और एक बिट पूछा था, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड। तो अब थर्ड मतलब ये बी केस में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले डी था अब 2d कर रहे हैं, ओके। पहले डिस्टेंस डी था, अब उसकी जगह हम डी डैश डिस्टेंस इमेजिन करने वाले बी केस में, और ये डी डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2d रहेगा। तो ये गिवन डेटा हमें उन्होंने दिया है। तो अब डिस्टेंस भी चेंज हुआ तो एट द टाइम ऑल्सो फोर्स भी चेंज होने वाला है। तो उस फोर्स को भी हम पिछली बार की तरह एफ डैश से इमेजिन करने वाले हैं। तो एफ डैश इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी डैश का स्क्वायर, क्योंकि इस केस में जो डिस्टेंस है उसे हम डी डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो डी डैश का वैल्यू पुट करते हैं हम 2d, तो डी डैश इज इक्वल टू 2d आ जाएगा। तो डी डैश का स्क्वायर था, इस कारण 2d का भी होल स्क्वायर हुआ, और 2d का होल स्क्वायर क्या आने वाला है, 4 इंटू कैप स्मॉल डी स्क्वायर, ओके। तो क्या हम इस 1/4 को बाहर निकल सकते हैं इस ब्रैकेट के, तो क्या आएगा 1/4 इंटू G m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ओके। सो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f/4, क्योंकि ये G m1 m2 बाई डी स्क्वायर मतलब ही क्या है, हमारा f है, ओके। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया, अगर हम दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को अगर दुगना कर दे तो एट दैट टाइम उन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ओरिजिनल वैल्यू के 1/4 होने वाला है, ओके। सो न्यू फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू f/4 आने वाला है, ओके। तो ये जस्ट ए प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है।
तो अगर ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको अगर अच्छे से समझ में आ, तो ये सेकंड टास्क है सेकंड वीडियो का। ओके, तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है और बहुत अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया तो इन सवालों के जवाब आपको देते ज़रूर आएगा। पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ विद डेरिवेशन आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिफिनेशन। ओके, कैपिटल जी का, जैसे मैंने आपको बताया था। और थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल है जिसका टाइप मैंने आपको पहले ही बताया इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को, तो बिना देखे इसके आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और इसमें अगर कुछ क्वेश्चन के जवाब आपको ढूंढने में अगर दिक्कत आती है तो ज़रूर आप मुझे वो पूछिएगा। ओके, जैसे पिछले बार वीडियो में आप वीडियो होने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था बहुत सारे बच्चों ने स्पीड ज़्यादा हो रहा है या फिर केपलर्स लॉ में किसी को दिक्कत था, तो ये सभी जो आपके ओपिनियंस है वो बहुत वैल्यूएबल है। तो वीडियो देखने के बाद ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। और अगर किसी बीट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी ज़रूर आप लिखिएगा। अगले लेक्चर में उसे मैं ओवरकम करने की डेफिनेटली कोशिश करने वाला हूँ। ओके, क्योंकि हम जस्ट लेक्चर को स्टार्ट किया है अभी, तो अभी इंटरेक्शन होने में आपके साथ मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। इस कारण जितना आप ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ही मुझे समझ में आएगा कि आपको किस लेवल से पढ़ाना ईजी रहेगा और किस मेथड से आपको पढ़ाया तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस कारण सभी जो स्टूडेंट थे जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी अपना अपना कमेंट देना मत भूलिएगा। ओके, सो थैंक यू। Next lecture we will continue the remaining part of this lesson.